एक वर्ड आपको सुनाई, बड़ा फ्रीक्वेंटली एक वर्ड्स आपको सुनाई देगा। आपको लोग बोलेंगे कि होम्योपैथी डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्योर करता है। ये वर्ड बड़ा फ्रीक्वेंटली आप लोग क्योर, ये वर्ड सुनना और इस वर्ड को अपने प्रैक्टिस में चरितार्थ करना दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, ये वर्ड क्योर है और पूरा दुनिया इसी वर्ड के पीछे लगा हुआ है। क्योर 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 क्योर। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि भाई ये आइडियल क्योर क्या होता है। आइडियल क्योर किसे कहते हैं, नंबर वन। और जब भी आप क्योर को समझने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसी चीजें समझनी पड़ेगी जो इसके साथ चलती हैं। जैसे हमने मिशन को समझा, तो क्या समझा, क्या मिशन नहीं है। और जब हम क्योर को समझेंगे तो हम क्या समझेंगे कि क्या क्योर नहीं है। तो क्योर एग्जैक्टली है क्या, ये आइडियल क्योर है क्या। देखो हनीमैन साहब ने शुरुआत में ऑर्गेनन में जान डाल दी है। शुरुआत में उन्होंने वो सारी चीजें बता दी है जो आपको पता हो जानी चाहिए इलाज के दौरान। तो आज का दिन, आज का कॉन्सेप्ट क्योर पे है। आज हम क्योर समझेंगे और आज क्या पिछले आगे आने वाले 2-3 दिन तक हमारा टॉपिक यही रहेगा। एक होम्योपैथिक डॉक्टर को शुरुआत में ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है कि क्योर क्या है, वो उतनी जल्दी अपने रास्ते पे चलने लगता है। बट क्योर से मिलता जुलता कुछ और शब्द है, वो क्या है। जब भी आप क्योर को समझोगे एक शब्द और समझना पड़ेगा, क्या, पैलिएशन। और जैसे पैलिएशन को समझोगे एक चीज और समझना पड़ेगा, ये क्योर से ही मिमिक करता हुआ होगा। बोलिए क्या, सप्रेशन। पैलिएशन और सप्रेशन। जैसे आप सप्रेशन को समझोगे, क्योर, पैलिएशन, सप्रेशन, और एक और वर्ड आता है इनके बीच में, एग्रावेशन। जब जब हम क्योर करेंगे तो क्योर केवल सिम्टम हट जाना नहीं होता है, और सिम्टम हटाना भी क्योर होता है। अब सिम्टम हट रहा है तो कैसे हट रहा है। अगर सिम्टम हट रहा है तो सिम्टम के डिसअपियरेंस का वो कौन सा फैशन होगा, वो कौन सा तरीका होगा, वो कौन सा स्टाइल होगा जिसे हम क्योर कहेंगे। सिम्टम के हटने का वो कौन सा फैशन होगा, कौन सा सीक्वेंस होगा, कौन सा ऑर्डर होगा जिसे हम पैलिएशन कहेंगे। और सिम्टम के हटने का वो कौन सा फैशन, कौन सा तरीका होगा जिसे हम सप्रेशन कहेंगे। सारा खेल सिम्टम के हटने का ही है। और ये सीक्वेंस को हम समझेंगे कि भाई वो कौन सा सिम्टम या वो सिम्टम हटने का वो कौन सा तरीका है जिससे हम क्योर कह देते हैं। क्योंकि ये सारा खेल सिम्टम के हटने का ही तो है। आई होप यू ऑल आर, मतलब मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, आप लोग समझ पा रहे हो मुझे, मेरी आवाज आ रही है आपको, ये बात समझ आ रही है आपको। यस सारा सर। खेल क्या है, सिम्टम के हटने का ही है। और यही होम्योपैथी है। अब यहीं पे, अब एग्रेवेशन हो गया तो एग्रेवेशन तीनों चीज को दिखाएगा। एग्रेवेशन क्योर को भी दिखाएगा, तो कौन सा एग्रेवेशन क्योर की तरफ इंडिकेट करेगा। एग्रेवेशन पैलिएशन को भी दिखाएगा, तो कौन सा एग्रेवेशन पैलिएशन को बता रहा है। और वही एग्रेवेशन सप्रेशन को भी बताएगा, तो कौन सा एग्रेवेशन सप्रेशन को बता रहा है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन ये सारी कहानी क्योर के अंदर जाके समझना है, तो हम आपको आज आज हम बहुत दूर तक चलेंगे इसमें।
बट इन सबको समझने से पहले एक सिचुएशन है जिसे हम आइडियल क्योर कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी हमको आइडियल क्योर करना पड़ता है, कभी कभी पैलिएशन भी जस्टिफाई होता है। ऐसा नहीं है कि हम पैलिएट नहीं करते, रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है तो पैलिएट भी करना पड़ता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है तो सप्रेस भी करना पड़ता है। तो वो कौन से रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन से नीड्स होगी, वो कौन से कंडीशंस होंगे जिस कंडीशन पे हमें क्योर करना पड़ेगा, जिस कंडीशंस पे पैलिएशन ही जरूरी होगा, उस कंडीशन पे सप्रेशन ही जरूरी है। ये सारी बातें आपको अपने मरीज के इलाज के दौरान समझने की जरूरत है। और जब तक आप इन सारे एंगल से क्योर को नहीं समझोगे सर मैम, तब तक आप क्योर नहीं कर सकते। हनीमैन साहब ने क्योर को जस्टिफाई करने के लिए 3 रूल्स दिए, मतलब होम्योपैथी में, हमारे होम्योपैथी में क्योर को जस्टिफाई करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। वो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पार करना होता है। उसके लिए हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बना है, उसके लिए कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन, उसके लिए सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है, ये सारे उसके लिए हनीमैन साहब के एफोरिजम्स हैं। कुछ ऐसे एफोरिजम्स जो आधार बने आगे जाके कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन के, कुछ ऐसे एफोरिजम जो आधार बने, जो बेस बने हैरिंग्स के, हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, और जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी कम गलतियां आपकी प्रैक्टिस में होंगी। तो ये सारी चीजें बड़ी माइन्यूटली आपको समझना है, ठीक है। इन सब पे धीरे धीरे हम लेयर बाय लेयर सारे पर्दे हटाते चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक आइडियल सिचुएशन जानना है, और वो आइडियल सिचुएशन क्या है, वो एफोरिज्म नंबर 2 में दिया गया है। क्या दिया गया है? द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, ये भी रटवाया गया था जितने सीनियर हमारे हैं। 1, 2 और 26, सबको याद होगा। 1, 2 और 26, और बोनी हसन का नाम आज भी मुझे गाल पे चाटा याद आता है, बोनी हसन के नाम, वो स्पेलिंग। तो सेकंड एफोरिज्म हमेशा एक आइडियल सिचुएशन है सर मैम, वो एक आइडियल सिचुएशन है, और आपको जितना हो सके उस आइडियल सिचुएशन को ही फॉलो करना है। क्या बोला? द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, removal and annihilation of disease in its whole extent, the most shortest way, या most shortest, reliable और easily comprehensible principle। ये सेकेंड एफोरिज्म है, और एक एक लाइन आप इसकी आप समझेंगे बहुत सटीकता से और बहुत सावधानी से। तो देवेंद्र भाई ने जैसा कल कहा था कि आप सब अपनी अपनी किताब लेके बैठे हैं, आई होप सब अपनी अपनी किताब लेके बैठे होंगे, और मैं आप लोगों को ये सारे नोट्स जो मेरे हैं ऑर्गेनिन के, मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। पहले बता दूं, मेरा कुछ नहीं है, जो भी मैंने तैयार किया है, जो भी मैंने सीखा है, वो बांटने के लिए है, वो आप सबके लिए है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस खत्म होता जाएगा मैं ऑर्गेनन के नोट्स भी आपको देता चला। नोट्स मिलने में, वीडियो मिलने में थोड़ा देर होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैसेज करते रहना है, हम भेज जरूर देंगे, ठीक है। इट्स टेक सम टाइम बट विल सेंड। और जो लोग मिल के लेना चाहते हैं वो कम से कम अपना 1, 2, 3 टीबी, टीबी समझते ना, केबी जीबी नहीं, टीबी लेके आएंगे और हमसे सारा नोट्स ले जाएंगे। ये आप ही के लिए है, देयर इज नथिंग कॉपीराइट टू मी ओनली, राइट, इट्स ऑल फॉर आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और समझिएगा ध्यान से सेफोरिज्म को, ये बहुत अलग तरीका है। देखिए एफोरिज्म 2, और जब क्योर होगा ना तो आपको पता चलेगा, और क्या पता चलेगा, वो एफोरिज्म 52 53 में क्योर के इंडिकेशंस दिए गए हैं। तो देखिए कहा जा रहा है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज, एक एक वर्ड, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो एक एक वर्ड पे चलिए।
रैपिड बोला, देन व्हाई रैपिड, व्हाई नॉट स्लो? एंड इफ रैपिड, देन व्हाट इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर रैपिड ट्रीटमेंट? अब रैपिड का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई क्रॉनिक बीमारी लेके आए और 2 दिन में ठीक हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। रैपिड एक कंपैरेटिबल वर्ड्स है। अगर क्रॉनिक बीमारी लेके आया है तो क्रॉनिक बीमारी में रैपिड क्या है आप मरीज को समझाएंगे, अक्यूट बीमारी में रैपिड क्या है इसको भी मरीज को समझाएंगे। ये सारा का सारा खेल क्रॉनिक और एक्यूट का है। आपको बीमारी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी इससे आगे बोलेंगे क्योर। यहां पे हमको आपको रिलेटिवली क्योर समझा दे रहे हैं, बट क्योर बिना बीमारी समझे नहीं होगा। क्योर इज व्हाट? क्योर इज व्हाट? क्योर किस में आता है? क्योर वो जो इलाज के 3 तरीके हैं। पहले हम बनाते हैं क्या? डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस बनाते कैसे हैं? सिम्टम कलेक्ट करके। मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ सिम्टम का जो अगला स्टेप होता है वो डायग्नोसिस होता है। और जब डायग्नोसिस बन जाती है तो हम प्रोग्नोसिस डिसाइड करते हैं। दैट प्रोग्नोसिस विल फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट, गुड प्रोग्नोसिस एंड बैड प्रोग्नोसिस। दैट गुड प्रोग्नोसिस इज कॉल्ड क्योर एंड बैड प्रोग्नोसिस में क्या आएगा? सप्रेशन, पैलिएशन। अगर उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है तो हमें सप्रेस करना पड़ेगा जिंदगी भर, हमें पैलिएट करना पड़ेगा जिंदगी भर। लेकिन ये प्रोग्नोसिस गुड और बैड ये डिसाइड कैसे करोगे आप? ये डिसाइड करोगे आप डायग्नोसिस से। और डायग्नोसिस तक पहुंचोगे कैसे? टोटैलिटी से। टोटैलिटी तक कैसे पहुंचोगे? कलेक्शन ऑफ सिम्टम से। कलेक्शन ऑफ सिम्टम कैसे करोगे? मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम से। मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम के लिए क्या चाहिए? अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज है। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देके एफोरिज्म को बहुत शांत मन से पढ़ना पड़ेगा। कोई कहता है कि और कल रात को हमारी बहुत देर तक बात हुई डॉक्टर साहब से, तो ये समझ आया, मतलब उनको वो उन्होंने अपनी अपनी फीलिंग बताई डॉक्टर दविंदर ने, कि ऑर्गेनन टोटल प्रैक्टिकल है। और ये 201%, वे भाई नमस्कार, ये 200% ऑर्गेनन केवल प्रैक्टिकल है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है। ये कोई सोने होने वाली बात नहीं है। नींद नींद नहीं आती इसको पढ़ के, क्योंकि नींद आती ना तो ये जो दीवानों की टोली है वो 10:30 बजे से कनेक्ट होकर 11:30 बजे तक नहीं कनेक्ट रहती। कितने को नींद आती है भाई इसमें? एक को आती है बस, रेडी को, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड पे सुनता रहता है और कुछ नहीं है। बाकी किसी को नींद नहीं आती है और वो सब कॉन्शियसली सुनता रहता है। सुने तो सब सब अंदर है, लेकिन नींद नहीं आती यहाँ पे किसी को। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, तो नींद नहीं आती क्योंकि किसी ने कहा था कि नींद आती है ऑर्गेनन पढ़ने से। तो मैंने ये प्रण लिया कि ऑर्गेनन पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे रात को, और किसी को सोने नहीं देंगे। और 4 साल से तो किसी को सोने नहीं दिए हैं। आकी सर, बहाकी जिसको अगर समझ नहीं आती है नींद उसी को आती है ना। जिसको समझ नहीं आती है। और यहाँ तो मैम हम लोग घोल के पीते हैं एकदम। जब घोल के इंटरेस्टिंग पी बना लेते दिया है हैं ना तो फिर सर। मदहोश रहते हैं। ठीक है, तो यही है आइडियल सिचुएशन। समझिए, रैपिड दैट मीन्स अगर कोई बंदा थायराइड का इलाज कराने आपके पास आता है, रैपिड का मतलब क्या है? एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि थायराइड की गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ठीक, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। और आपके यहाँ आता है बंदा और आप कहते हो कि देखो भैया, जिंदगी भर नहीं खानी पड़ेगी, 4 से 5 साल लग के इलाज करना है, बाकी की जिंदगी आप थायराइड से मुक्त हो जाओगे। तो 4 से 5 साल लग के इलाज करना और जिंदगी भर थायराइड की गोली खाना, रैपिड ट्रीटमेंट कहाँ है बताइए? कितना रैपिड ट्रीटमेंट है? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल दवाई खाना। लेकिन अब इससे भला किसका होगा? 5 साल आपके पास टिकता है तो पहले तो आपने 5 साल का बफर टाइम ले लिया, अगर सच बोला तो और आप 1 साल में ठीक कर दोगे उसको, 1 से 1.5 साल में। और 5 साल प्लेसिबो, माल भी आ रहा है, आ रहा है ना, प्लेसिबो पैसा भी आ रहा है, और मरीज भी ठीक हो जाए।
तो क्या हुआ भाई, सच्ची बात है। लेकिन सच बोल के आपने ठीक किया उसको। 5 साल बंदा रुकेगा आपके पास? क्यों डॉक्टर बत्रा के पास पेशेंट रुकता है, 2-2 साल का पैकेज ले लेता है? क्यों? उसको पता है होम्योपैथी धीरे काम करती है और लंबा इलाज चलता है। ये बेनिफिट है आपके पास, जड़ से ठीक होता है। लेकिन ये तब होगा जब आपको रैपिड पता होगा। मरीज से रॉन्ग प्रोमिस कभी नहीं करना है, कभी गलत प्रॉमिस मरीज से मत करिए, क्योंकि थायराइड कभी भी 2 महीने में ठीक नहीं होगी, 2 साल लगेंगे उसको ठीक होने में, क्योंकि यही तरीका है। ये रैपिड उनके लिए है, यही रैपिड है। एक्यूट केस में रैपिड क्या है? दवाई देते ही आराम मिलना चाहिए। आपने दवाई दिया, दवाई देने के 2 घंटे के बाद राहत नहीं मिल रही है, यू हैव टू चेंज द रेमेडी। ये एक्यूट के लिए रैपिड है। और रैपिड क्यों जरूरी है? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली पेन में है, कोई दर्द में है, और दर्द में है तो दर्द में जल्दी से जल्दी राहत देनी है और जेंटल तरीका अपनाना है। हमारे यहाँ जब हनीमैन साहब आप पढ़ोगे मेंटल डिजीजेज तो कहते हैं कि मरीज से दुर्व्यवहार, मरीज से थोड़ी सख्ती कर सकते हैं आप, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब मरीज सेंस में ना हो और उसको दवाई खिलानी हो। मरीज से दुर्व्यवहार, मरीज से सख्ती केवल उसको दवाई देते वक्त करनी चाहिए। उसके बाद मरीज से कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए आपकी, कोई रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए आपका। और हमारे यहाँ तो दवाई में भी सख्ती नहीं है, या तो हम दारू देते हैं या तो हम चीनी देते हैं। दोनों खुशी के माहौल पे दिया जाता है, या तो अल्कोहल। और जानते हो क्यों? कितनी बेहतरीन दवाई है ये कि ब्रेन तक, ये ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं इसको। यहाँ पे एक बैरियर होता है, ब्लड ब्लड ब्रेन ब्लड बैरियर। ब्रेन बैरियर, ग्लूकोज और उसको जाना था बस। इससे केवल क्यों क्यों इंसेफेलाइटिस का इलाज एलोपैथी में नहीं है? क्यों? ब्रेन में अगर कोई बुखार पहुंच गया तो वहां ब्रेन का बुखार ठीक नहीं होता उनसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन में कोई एंटीबायोटिक नहीं पहुंच पाएगी। शुगर और वहां पे या तो ब्लड पहुंचेगा या तो वहां पे अल्कोहल पहुंचेगा। और हमारी दवाई किसके थ्रू जाती है? या तो ब्लड के या तो अल्कोहल के। तो नेचर ने भी परमिट दिया है कि आपके दिमाग तक केवल वही जाएगा, या तो ब्लड या तो शुगर या तो अल्कोहल। तो हम तो दवाई देते वक्त भी जेंटल है। तो रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन। अब ये रिस्टोरेशन मैंने कल बताया था, और परमानेंट रिस्टोरेशन दैट मीन्स 100% क्योर। अब एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, एक वर्ड है जिसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैंने इस वर्ड को समझने में लगभग 12 साल लगा दिए, और बहुत भटकने के बाद एक चीज समझ में आई कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। न परमानेंट रिस्टोरेशन है, न परमानेंट हेल्थ, न परमानेंट डिजीज है, न परमानेंट क्योर है। सब एक अवस्था है। उस अवस्था के लिए अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है तो हेल्थ रिस्टोर रहेगा। उस अवस्था के लिए अगर कोई चीज रिक्वायरमेंट जिसकी है उस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए बॉडी आवाज उठाएगी, और जो बॉडी आवाज उठाएगी वो आवाज सिम्टम के फॉर्म में होगा, और वो सिम्टम हमें बताएगा कि इस चीज की आपके शरीर में डेफिशिएंसी है या इसकी अधिकता हो गई है, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम, जिसे हम मॉडर्न साइंस में होम्योस्टैसिस बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो गया है। बॉडी हमेशा उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अगर आप उस छोटे संकेत को नहीं समझोगे तो बड़ा संकेत दिया जाएगा, बड़े संकेत को नहीं समझोगे तो और बड़ा संकेत दिया जाएगा, और धीरे 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 बॉडी आपको डिटोरिएट करने लगेगी। क्योंकि मतलब होता है भैया हमने पहले मेंटल इज दिया, समझे नहीं, फिजिकल इज दे रहे हैं भाई। अब फिजिकल इज को नहीं समझोगे तो फिर ग्रोथ देंगे हम, ग्रोथ को नहीं समझोगे डिस्ट्रक्शन देंगे, डिस्ट्रक्शन को नहीं समझोगे तो कहेंगे तू आ जा, तू धरती पे बोझ है, रहने लायक नहीं है, चला मेरे पास आ। तो ये गॉड के संकेत है। तो एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसको समझ लीजिएगा
बोला गया है परमानेंट रिस्टोरेशन। परमानेंट रिस्टोरेशन दैट मीन्स हेल्थ की कंडीशन में आपको वापस लेके आना। देखिए, डिजीज कंडीशनल होता है, दैट मीन्स डिजीज के लिए जो रिक्वायर्ड है जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक ये हेल्थ की कंडीशन ये हेल्थ की कंडीशन डिजीज में नहीं चेंज होगी। इसके लिए कंडीशन अप्लाई है। कहां बोला? जो बोलेगा पार्टी डन। 30 में 30 कंडीशनल है 31 एफोरिज्म। बीमारी 100% कंडीशनल है। कोरोना ऐसे नहीं होगा, डायबिटीज ऐसे नहीं होगा। और जब ये कंडीशनल है दैट मीन्स ये हेल्थ की कंडीशन भी कंडीशनल है, क्योंकि हेल्थ और डिजीज दोनों एक ही इंसान की दो अलग अलग अवस्था है और दोनों के लिए क्या चाहिए? एक फिक्स इन्वायरमेंट चाहिए, राइट? तो हेल्थ के लिए भी कंडीशन अप्लाई है, डिजीज के लिए भी कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि हेल्थ और डिजीज दोनों एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन जब बात क्योर की होगी, जब बात मेडिसिन के एक्शन की होगी, तो ये मेडिसिन का एक्शन इज अनकंडीशनल। ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज अनकंडीशनल। तो कभी भी परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं हो सकता, वो एक स्टेट के लिए परमानेंटली रिटर्न होगा। इस बात को आप समझ लो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई इंसान जिंदगी भर बीमार ही नहीं होगा। बीमार हो रहा है दैट मीन्स ये परमानेंट स्टेट चेंजेबल है, और ये चेंज तब होगा जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा परमानेंट सिचुएशन के लिए, और उसी को समझना है अब, ठीक है? तो परमानेंट सिचुएशन ऑफ हेल्थ में लाना है आपको, एक कंडीशन है बताया गया है यहां पे, देखिए। अब वो परमानेंट रिस्टोरेशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक, आप या तो रिमूव करेंगे सिम्टम को, वो कंडीशन है रिमूवल, और एनिहिलेशन, या तो रिमूव कर रहे हैं या तो एनिहिलेट कर रहे हैं डिजीज को इन इट्स होल एक्सटेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय होल एक्सटेंट? दैट मीन्स बीमारी एक जगह तो है नहीं। अगर एक जगह होती तो हनीमैन साहब कहते कि हटा दो, सुपरफिशियल हटाओ, या जहां है वहां से हटा दो, ब्रेन को ठीक कर दो, किडनी को ठीक कर दो, लंग्स को ठीक कर दो, स्किन को ठीक कर दो। अगर ऐसा होता तो बोलते कि annihilation of disease on its part, on its superficial part। क्या बोला? in its whole extent। that means बीमारी एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? जो जो इंसान को हेल्थ रखने के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है, उस कंडीशन पे जाके देखो, वहां से वो चीज हटी, वहां से चीज हटी, वहां से वो चीज हटी कि नहीं। और इंसान को बीमार कैसे करता है? इंसान बीमार कैसे होता है? इंसान बीमार होता है अपने विल के डाइल्यूट होने की वजह से, विल के पॉल्यूट होने की वजह से, मोरल के पॉल्यूट होने की वजह से, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई परेशानी होती है, उसके ऑक्यूपेशनल बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है। क्योंकि जहां हम जाएंगे, वो जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हमारा होगा, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट बीमारी के लिए कारण बनेंगे। तो आपको ये देखना है कि हर जगह से बीमारी ठीक हुई कि नहीं। केवल स्किन ठीक हो गया तो बीमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। केवल लंग्स ठीक हो गया बीमारी ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। बीमारी जहां जहां हो सकती थी, उसके ट्रेसेस जहां जहां आपको दिखे थे ड्यूरिंग केस टेकिंग, वहां वहां से वो चीज हटी कि नहीं, ये आप जाके इवैल्यूएट करोगे। और ये इवैल्यूएशन बिना कंप्लीट केस के होगा ही नहीं। तो क्योर के लिए जो जरूरी चीज है वो सबसे पहले तो केस है, वो सब आपको सिस्टमेटिकली समझाया जाए। बिना केस टेकिंग किए
आप ये नहीं बता सकते सर कि हमारा बंदा क्योर हुआ है, कि हमारा बंदा पैलिएट हुआ है, कि हमारा बंदा सप्रेस हुआ है, कि बीमारी होल एक्सटेंट से गई है कि नहीं गई है। असंभव है। लेकिन हाँ, ये आइडियल सिचुएशन है। क्या क्या है आइडियल सिचुएशन? रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। जब बीमारी आप हटा रहे हो, पूरे जड़ से आप ठीक कर रहे हो, तो वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट होना चाहिए, कम से कम समय लगना चाहिए, अधिक से अधिक समय नहीं। जैसे थायराइड की गोली, अगर थायराइड की गोली को आप मेडिसिन कहते हो सर, तो मेडिसिन का काम क्या होता है? क्या होता है मेडिसिन का काम? मेडिसिन का काम क्योर करना होता है। एक समय के बाद आपका इलाज बंद होना चाहिए। क्या दवाई बंद होती है आपकी? किस बात की दवाई है वो मैनेजमेंट है। प्लीज उस एक थायराइड की गोली को दवाई का नाम मत दीजिए, वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का टूल है दवाई। मेडिसिन इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मेडिसिन इज द ब्रह्मास्त्र, द शस्त्र ऑफ गॉड, जो अगर जाएगी तो अनकंडीशनली काम करेगी और क्योर करके निकलेगी। और पूरी दुनिया में दवाई खाली हम देते हैं, हम, बाकी सब मैनेजमेंट करते हैं। सीना चौड़ा करके बोलिएगा, क्योंकि आप ही क्योर करते हो। मेडिसिन केवल आप देते हो सर, रेमेडी केवल आप देते हो सर, बाकी मैनेजमेंट होता। क्योंकि आप ही के दवाई में क्षमता है नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग क्योर करने, वो मैनेजमेंट है सर। अगर उस थायराइड, मैं थायराइड का नाम ले रहा हूं, बस गोली का नाम है गोली, थायराइड की गोली, अगर अगर वो 30 नंबर की गोली से थायराइड क्योर होता, डॉक्टर आपके पास आता है, उसको पता होता है कि इसका थायराइड बढ़ा हुआ है, मैं थायराइड एक नाम ले रहा हूं बस, आपके पास आता है मरीज, सॉरी आप डॉक्टर के पास मरीज जाता है, तो डॉक्टर सच्चाई नहीं बताता कभी उसको। क्या कहता है? लेट्स स्टार्ट थायरानॉम 30 एंड 3 महीने बाद जाके टीएसएच करा के आना। वो बंदा 3 महीने बाद आता है, थायराइड लेवल बढ़ जाता है, कहता है ओके गो एंड टेक थायराइड 50। अरे गधा, थायराइड 30 से ठीक नहीं होना तो काहे दिए? और उसको काहे ना बता दिए कि भैया 50 भी लेना पड़ेगा, 70 भी लेना पड़ेगा, 100 भी लेना पड़ेगा, तुमको जिंदगी जैसे जैसे बढ़ेगी थायराइड की गोली बढ़ती चली जाएगी। क्यों नहीं बताया आपने उसको? क्या ब्लफ नहीं किया आपने मरीज के साथ? अकेले आप ऐसे डॉक्टर हो सर जो सच्चाई बता सकते हो, ब्लफ नहीं करोगे आप, क्योंकि आपकी दवाई कभी ब्लफ नहीं करती अनलेस अनटिल उसको कॉन्क्रीट फिलॉसफी पे अगर आपने नहीं दी है तो, नहीं तो ब्लफ करेगी आपकी भी दवाई। और ब्लफिंग का नाम, ब्लफ समझते हो? ब्लफ मास्टर आप नहीं हो, आप हनीमैन साहब के स्टूडेंट हो, एंड इज नॉट अ ब्लफ मास्टर। तो प्लीज मरीज को तो कभी 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 भी झूठ मत बोलो। अगर डायबिटीज से ठीक होना होता तो डायबिटीज की एक छोटी पावर की दवाई बनती, बड़े पावर की क्यों बनाई जाती? एक कहावत है, ठीक है, आप मैनेजमेंट कर सकते हो, इमरजेंसी में आप दे सकते हो, लेकिन आप उसको उससे क्योर कर लोगे इससे मत, मतलब आप मेडिसिन में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता सर। क्योर केवल आप करोगे, या क्योर दुनिया में वो दवाई करेगी जो सिमलिया के बेस पे दी गई हो। ये हम नहीं कहते हैं, ये हनीमैन साहब भी नहीं कहते हैं, वो हम सबके पप्पा कहते हैं। कौन कौन हम सबके पप्पा? हिप्पोक्रेट। वो कहते हैं भाई क्योर इसी से होगा, चाहे कुछ भी कर लो, और किसी से क्योर होगा नहीं। तो फिर डिप्रेशन किस बात का होता है हमें? हम होम्योपैथिक डॉक्टर है और डिप्रेशन है, क्या बने हैं सर हम लोग? लुल बने क्या घूमते हैं, राजेश बोलेंगे सर, क्या बने घूमते हैं सर हम लोग? लुल लुल, लुल समझते हैं? लुल हाँ, एकदम डोंकी बने घूमते हैं। होम्योपैथी मिल गई, डिप्रेशन की बात है, बहुत बुरी कहानी है यार। आपने अपने साइंस को सही से समझा नहीं सर, आपने रिस्टोरेशन को नहीं समझा, आपने क्योर को नहीं समझा। पैलिएशन हम भी करते हैं, आप भी करते हो, जरूरत पड़ती है पैलिएट करने की। पैलिएट माइंड पे भी करते हैं, पैलिएट बॉडी पे भी करते हैं, जरूरत है पैलिएशन की। लेकिन उस पैलिएशन के बाद जब बंदा नॉर्मल फेज में आता है, देन वी हैव टू गिव एंटीसोनिक।
ये तरीका है। हनीमैन साहब साफ साफ बोलते हैं ऑर्गेनिक में। तो जब भी आपको रिस्टोरेशन, जब भी आपको क्योर करना है, आइडियल सिचुएशन ऐसा ही है कि आपको कम से कम समय में ठीक करना है, बहुत समय नहीं लेना है, कम से कम समय में उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। और जब ये सब कर ले, अब देखिए सबसे दमदार बात पे पहुंच रहे हैं, ये जो जान है एफर्जम 2 की, उस पे पहुंच रहे हैं आप। क्योर क्या है? रिमूव करना है, एनिलेट करना है, परमानेंट रिस्टोर करना है, कम से कम समय में करना है। लेकिन अब जो बोलने जा रहे हैं वो केवल हम बोलते हैं, केवल एक होम्योपैथिक डॉक्टर करता है ऐसा। पूरी दुनिया में क्योर का भी अगर कोई तरीका है किसी के पास, क्योर की रिलायबिलिटी, बोला क्या बोला, देखो लाइन बोलो, उसके बाद क्या बोला, कितना बेहतरीन लाइन बोला, द मोस्ट, रिलायबल, ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, द मोस्ट रिलायबल एंड द मोस्ट हार्मलेस। बोला मोस्ट रिलायबल, खाली रिलायबल से काम नहीं चलाया हरिमन साहब ने, क्या बोला यहाँ पे, मोस्ट रिलायबल, नॉट मोर रिलायबल, मोस्ट रिलायबल। दैट मीन्स आपको ये समझना है कि वो जो क्योर है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है, वो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप किसी मरीज को ठीक कर रहे हो तो वो मरीज का जो ठीक होने का तरीका है वो रिलायबल है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, आप ये 100% कह सकते हो कि हाँ तेरा परमानेंट रिस्टोरेशन हो रहा है। तो अगर वो रिलायबल है तो वो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो हर क्योर को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों यही से आप बदल जाते हो, यही एक ऐसा चीज है जिसपे हम फक्र करते हैं, गर्व करते हैं कि हम क्योर करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्योर है वो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया को पास करके आया है। तो व्हाट आर द रिलायबल क्राइटेरिया, व्हाट आर द रिलायबिलिटी टेस्ट जिसको हमारी दवाई पास करती है, जिसको हमारा मरीज पास करता है। अब देखना ध्यान से, ये एक बंदा है, रिलायबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आपका एक केस चाहे वो अक्यूट हो सर, चाहे वो क्रॉनिक हो, दोनों केस में आपके बंदे को लायबिलिटी क्राइटेरिया पास करनी है। आपको जज बनना है, आपको ये देखना है कि क्या मेरा मरीज इन सारे क्राइटेरिया से होके गुजरा है। अगर गुजरा है तो वो क्योर है, आप ठोक के बोलिए जाओ ठीक हो जाओगे। पूरे मेडिकल वर्ल्ड में, पूरे मेडिकल साइंस के इतिहास में होम्योपैथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम क्योर को, सिम्टम हटाने को भी एक फैशन में देखते हैं। ये नहीं कि जैसे तैसे हटा दो, ये हम नहीं करते कभी भी। जैसे तैसे हटाने को हम क्योर नहीं कहते हैं, गाजर मूली की तरह काट दो, ये हम क्योर नहीं कहते। हम क्योर हटता भी है तो उसका भी एक साइंटिफिक तरीका है, अगर ऐसे हट रहा है तभी वो क्योर है, नहीं तो वो क्योर नहीं है, आपकी नजर उस पर बनी रहनी चाहिए, ऐसे गया नहीं। अब एक रिलायबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हनीमैन साहब ने कहा कि योर क्योर शुड बी रिलायबल। वो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उस रिलायबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से होम्योपैथी में एक कहावत है, होम्योपैथी की एक लोक कहावत है जिसे हम चरितार्थ करते हैं। वो क्या है लोक कहावत, होम्योपैथी जड़ से बीमारी हटाती है। सुना आप सब कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है ऐसा कि होम्योपैथी बीमारी को जड़ से हटाती है, राइट। दैट मीन्स एक बार होम्योपैथी से बंदा ठीक हो गया तो जिंदगी भर उसको परेशानी नहीं होगी, अनलेस अनटिल वो एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज बना हुआ नहीं। ठीक है, तो अब ये बंदा है, अब ये बीमार है, अब ये बीमार है तो इसने बीमारी मैनिफेस्ट करी सिम्टम की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सिम्टम रिफ्लेक्ट किया इसने। अब इसने सिम्टम रिफ्लेक्ट किया, आपने टोटलिटी बनाई, इस टोटलिटी पे आपने कोई रेमेडी आर दे दी। अब ये आर रेमेडी ने इस सारे सिम्टम को हटा दिया। अब हटाया कैसे, ये बीपी था इसका बढ़ा हुआ, यहाँ पे स्किन पे खुजली थी उसको,
अस्थमा था उसको, ये 3 कंप्लेन लेके आया और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत खुजली में हो रही है। आपके पास मेजर कंप्लेन खुजली लेके आया है, उसको बीपी भी है, उसका अस्थमा भी बढ़ा हुआ है। आपने रेमेडी 8 दी, उसका बीपी मान लीजिए 150 96 था, आपने दवाई दी, खुजली बढ़ गई और बीपी 120 80 हो गया, और मरीज आके आपको कंप्लेन कर रहा है डॉक्टर साहब खुजली बढ़ गई। क्या करेंगे आप? आपकी रेमेडी रिलायबल है? वेट मरीज की करेंगे। नजर में क्योर हुआ? नहीं, क्या मरीज की मारेंगे तो आप? मरीज की नजर में क्योर कभी नहीं हुआ। वही दिन मरीज नहीं हुआ सर, क्योंकि बढ़ गया बताएगा। लेकिन डॉक्टर की नजर में क्योर हुआ। अब वो आके आपके पास हम फैल गया, डॉक्टर साहब खुजली ऐसे थी अब ऐसी हो गई है, बताइए क्या करें अब? क्या करेंगे, दवाई बदल देंगे? नहीं, वेट करेंगे, वेट। अब मान लीजिए साहब, आपने ये सब लिखा ही नहीं, ईपी की खुजली बड़ा अच्छा, सोराई नाम, आजकल तो हमारे होम्योपैथी में क्रीमो पाउडर चला हुआ है, कौन सा फलाइनम और डिमकाइनम, तो आपने सब लगा उगा दिया। अब लगाया तो मरीज का खुजली ठीक हो गया, 2 दिन में पता चला उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। कौन मारा उसको? कौन मारा उसको? ब्रेन हेमरेज हो गया। किसने कराया ब्रेन हेमरेज? मरीज ने कि डॉक्टर ने? किस बात का रिलायबिलिटी, किस बात का परमानेंट इंस्टॉलेशन, किस बात का क्योर? और ये विजन ये विजन पूरी दुनिया में कौन देता है? कौन देता है? केवल होम्योपैथी देती है। और तब भी हम क्या बने रहते हैं सर? होम्योपैथी मिल गई, बाप रे बाप, डिप्रेशन हो गया हमको। पापा थोड़ा ज्यादा पैसा देके एमबीबीएस करा दिए होते, बेइज्जती हो रही है हमारी। व्हाई? हु विल गिव दैट इनसाइड विजन? तो ओनली होम्योपैथी। दैट मीन्स ये जो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एक जो मशीन है, एक जो प्रोसेस है, रेमेडी दिया, रेमेडी देने के बाद वो एक चैम्बर में घुसा। ये देखो, हमने एक रेमेडी दी, उस रेमेडी के बाद ये चैम्बर में आ गया बंदा अपना सिम्टम लेके। अब यहाँ पे कुछ सिम्टम डिसअपियर हो रहा है, कुछ अपीयर हो रहा है, कुछ डिसअपियर हो रहा है। अब इस चैम्बर में उसकी रिलायबिलिटी क्राइटेरिया का टेस्ट होगा। और टेस्ट कैसे होगा? हमारे पास कुछ ऐसे रिलायबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसे हमने एफोरिजम्स, ऑर्गेनन है, केंट के ऑब्जर्वेशन है और हेरिक्स के ऑब्जर्वेशन है। अब इस पे नजर रखी जाएगी कि इसमें से कैंट के अच्छे ऑब्जर्वेशन, कैंट के बुरे ऑब्जर्वेशन, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर वो क्या है। अब इस क्राइटेरिया को अगर वो पास करता है तो हम जस्टिफाई कर देंगे, जाओ रे ठीक हो गए। जैसे ये पेन बनी होगी ना सर, ये पेन बनी हुई ना, तो पेन की निप को भी कई बार ऐसे 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 करते हैं और फिर लिखते हैं। उनका एक क्राइटेरिया होता है, आप लोग देखा होगा, कार की सेफ्टी का क्राइटेरिया होता है, पूरी दुनिया में तो होता है साहब। आप जाते हो सब्जी लेने साहब, तो बैंगन को देखते हो कि सड़ा है कि नहीं है। आप छोटा सा चीज घर पे खरीदने जाते हो, ठोक बजा के देख लेते हो, क्या ये सही है कि नहीं, अच्छा ये वाला क्राइटेरिया पार करता है कि नहीं, अच्छा ये वाला लाइसेंस है कि नहीं इसके पास। लेकिन जब बात मरीज की आती है, कुछ भी दवाई देते हो आप, कैसे भी क्योर करते हो आप। एक वो इंसान जिसकी जिंदगी बहुत जरूरी है, बीइंग अ डॉक्टर, आप उस जिंदगी को ठीक करने के लिए कोई ऐसी दवाई दे रहे हो, वो कुछ भी कर रही है बस सिम्टम हट जाए। ये कौन सा तरीका है? क्या ये क्योर है? क्या ये भगवान के दूसरे रूप है कि हमने उसकी खुजली ठीक कर दी लेकिन बीपी बढ़ा दिया, हेमरेज हो गया उसको? यही बात मास्टर हनीमैन को हजम नहीं हो रही थी। एलोपैथी में यही बात उनको हजम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी की पूरी प्रैक्टिस छोड़ दी, एंड ही स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। और जानते हो, जब ट्रांसलेशन करने के बाद होम्योपैथी भी मिली ना उनको, तो होम्योपैथी में भी कहते थे यार तो सिम्टम ही हट रहा है, बंदा परमानेंटली क्योर नहीं हो रहा है। आपको पता है 12 साल मेहनत करी हनीमैन साहब ने,
और 12 साल मेहनत के बाद उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि हमने 12 साल कड़ी मेहनत करी। क्योंकि होम्योपैथी खोजने के बाद भी मैं पोडोफाइलम डायरिया के लिए देता था, नाइट्रोम हेडेक के लिए देता था, सल्फर खुजली के लिए देता था, लेकिन ये सब देने के बाद भी बंदा परमानेंटली ठीक नहीं हुआ। जैसे एलोपैथी में हो रहा था एपिसोड, वैसे हमारे साथ हुआ। तो हनुमान साहब ने कहा कि मैंने 12 साल मेहनत करी लगातार, और 12 साल मेहनत करने के बाद मैंने वो तोड़ निकाला, मैंने वो काट निकाला जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो काट, वो तोड़ क्या है? क्या है? द मियाज्मेटिक कॉन्सेप्ट। तो हनीमैन साहब ने भी कोशिश करी। सर हम छोटा सा छोटा चीज, आप जब मार्केट में जाते हो तो आप उसके रिलायबिलिटी को चेक करते हो सर। तो बीइंग अ डॉक्टर, क्या आप अपने मरीज के को जब आप इलाज कर रहे हो तो उसका सिम्टम का रिलायबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करना चाहिए आप? आज जो इतने मिसहैपनिंग हो रही है, कितनी बढ़िया बात। कल हम लोग बैठे थे तो देवेंद्र जी ने बोला कि कनाडा में इलाज ही नहीं करते लोग। कहते रहने दे तू भाई, 7 दिन रेस्ट कर, फीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर 7 दिन के बाद नहीं हुआ तो आ देखते हैं क्या हुआ है। हमारे यहाँ क्या होता है सर? हमारे यहाँ क्या होता है सर? हम इनडिस्पोजिशन में भी दवाई देते हैं। वहां में सर ने बोला कि इनडिस्पोजिशन में दवाई नहीं देने का, केवल बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करो, बंदा ठीक हो जाएगा। क्योंकि दवाइयों का इतना बड़ा बाजार है सर, दवाइयों से इतना बड़ा बिजनेस है सर, कि गलतियां तो होगी और हम खुद करते हैं गलती। तो बीइंग अ डॉक्टर, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने क्योर के रिलायबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें। मरीज को क्या है सर? ये बताओ सर, जब आप बस से ट्रेवल करते हो, जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो, जब आप प्लेन से ट्रेवल करते हो, तो आप टोटली किसके भरोसे बैठते हो सर? सो भी जाते हैं सर, अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके बैठते हैं सर। किसके भरोसे? उस एक पायलट, उस एक ड्राइवर के भरोसे सर। एक ड्राइवर के भरोसे सर, जो गाड़ी चला रहा होता है, उस पर भरोसा होता है सर। क्यों? क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी आपने, आपको रिलायबल है, आपने सुना है, और उसी भरोसे को कायम रखता है वो ड्राइवर। आप क्या अपने मरीज के भरोसे को कायम रखते हो? अभी किसी ने मैसेज किया कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट छोड़ दो, गवर्नमेंट बनती किससे है सर? गवर्नमेंट को बनाता कौन है? दिस क्लास इज नॉट पॉलिटिकल। गवर्नमेंट तो हम बनाते हैं ना सर, आप ही गवर्नमेंट हो। हनीमैन साहब ने खुद को बदला सर, पूरी दुनिया बदल गई। तो सर ऐसे कभी मत करना आप लोग, क्योंकि ऐसे जब करोगे तो एक उंगली तो उधर जाएगी, लेकिन बाकी उंगलियां किधर आ रही है सर? किधर आ रहा है ये उंगली? बाकी उंगलियां इधर आती हैं सर, और ये बताता है कि पहले खुद अपने में देख, तब उंगली करना उधर। तो आज आप सुधर जाओ ना सर, आज से अपने मरीज में वो चेक करना शुरू कर दो। और देखो, मरीज में दिखता है नहीं दिखता है वो बात की बात है। अगर आप एज पर ऑरिजिनल प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मरीज रिलायबिलिटी क्राइटेरिया को फिट ना बैठे उसका इलाज। भले ही आपको ऊपर से नीचे ना दिखे, भले ही आपको सेंटर टू पेरिफेरी ना दिखे, भले ही आपको मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट ना दिखे सर, लेकिन आपका मरीज उस क्राइटेरिया से बाहर जाएगा, क्योंकि आपने वही दवाई दी है जो आपको देनी चाहिए। ऑरिजिनल प्रैक्टिस करना कोई मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं है सर। ये आपके हृदय को शुद्ध कर देता है, आपकी नीयत को सही बनाता है, और आपकी नीयत जब सही होती है तो कुछ भी दो, दवाई काम करती है। तो वो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्रॉस चेक करना है, और उसको कैसे करोगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है? तो एक तो ये हो गया, क्या हुआ? मोस्ट रिलायबल। और लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन क्या बोला? ऑन इजिली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। ये जो क्योर के लिए जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल आप अपनाओ, वो प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? इजिली कंप्रिहेंसिबल होना चाहिए। दैट मीन्स उसको आसानी से समझ जाओ।
इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि बार बार गुणा गणित लगा रहे हो उसको समझने के लिए, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पे आधारित आपका क्योर होना चाहिए। और हमारा प्रिंसिपल बहुत आसान, और आसान क्या है, जो प्रकृति में हो रहा है उससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। प्रकृति में कभी भी कोई कुछ भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सब सीधा सीधा साफ साफ होता है। कॉम्प्लिकेटेड तभी बनाया जाता है या तो उससे उसको फायदा लेना होता है या उससे किसी को धोखा देना होता है। कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ। अब आपका इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो अब पहले तो इलाज सीखने में आपको मतलब इतना पढ़ना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है। हमारे यहाँ क्या है, बहुत सीधा इलाज है। क्या सीधा इलाज है? हम अक्सर करके एक स्लोगन में कहते हैं कि मरीज से पूछो जैसे, दवाई दो बिल्कुल वैसे, अब बीच में बनाओ वैसे। इससे आसान सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट, मरीज से पूछो जैसे, दवाई दो वैसे, बीच में बनाओ वैसे। इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना ना कॉम्प्लिकेटेड है आपका, मार फार्मा पेटेंट कॉम्बिनेशन फलाना। अरे चाचा बोले थे ये देने का, अरे चाचा बोले थे, मरीज सामने बैठा है, चाचा को फोन लगा रहे हो। अच्छा बताओ, आपको उसकी बीमारी के बारे में सही इंफॉर्मेशन मरीज देगा कि आपका चाचा देगा? कौन देगा? मरीज। तो मरीज को ना ध्यान देकर चाचा को फोन लगा रहे हो, हेल्प करेंगे आपकी? आपके सामने कौन बैठा है? और मरीज दवाई यहाँ लिख के लाता है। हमारे सर कहते थे, डॉक्टर रविंद्र सर कहते थे, मरीज अपना दवाई यहाँ लिख के लाता है, कहता है पढ़ लो तो जाने। हर मरीज जैसे सिम्टम बताता है वैसे दवाई बता देता है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है जी? तो ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, अगर इसको एक साथ पढ़ें तो क्या है, एक एक शब्द समझ में आया। द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट। रैपिड क्यों? और रैपिड का कंपैरिजन समझ लिया आपने कि भाई जो जितनी जल्दी आप एक्यूट ठीक कर ले जाओगे उतनी जल्दी आप क्रॉनिक ठीक नहीं कर पाओगे, तो उसमें रैपिड रैपिड में मत जाओ, उसमें आपको ध्यान से समझना है। जेंटल, जेंटल तरीका हमारे पास है। परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिमूवल एंड हेलिएशन ऑफ डिजीज होल एक्सटेंट, पूरी जड़ से उखाड़ना है, क्योंकि बीमारी के जैसे जहां जहां है वहां वहां क्रॉस चेक करना है आपको। और कैसे हटाना है? कम से कम समय में, कम से कम समय में। और आपको ये भी देखना है कि जो हम हटा रहे हैं वो सही में हट रहा है, क्या वो रिलायबल है, क्या हम इस सिम्टम के रिमूवल पे भरोसा कर सकते हैं। और भरोसा कैसे करेंगे? क्या वो कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन पे खरा उतरा? क्या वो हैरिस लॉ ऑफ क्योर पे खरा उतरा? अगर उस पे उतरा है तो ही हम कहेंगे कि क्योर है, नहीं तो वापस से कोशिश करेंगे दवाई देने की। भले ही रिमूवल हो रहा हो, भले ही मरीज को मजा आ रहा हो, लेकिन आपकी नजर में वो क्योर नहीं है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया सर, तो 224 225 एफएल में कहते हैं निमन साहब कि बीमारी वापस आएगी और आएगी, और फिर आप बचा नहीं पाओगे उसे। बोला मोस्ट हार्मलेस वे, हम आपका हार्म करेंगे सर, खाली चीनी पीने के लिए दे रहे हैं, कौन हार्म है हमारा? ऑन इजिली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। अब यहां से हम थोड़ा क्योर की बात करेंगे, क्योंकि देखो ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। एक छोटे से सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या है? एवरीबॉडी प्रैक्टिस होम्योपैथी में ही सर, हर आदमी। आज हम पीछे क्यों हैं सर? आज हमारे साथ एक एक शब्दों में हम क्यों नहीं बोल पाते हैं सर कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? क्योंकि हम सब बटे हुए हैं सर। क्योंकि एवरीबॉडी प्रैक्टिस, हर बंदा प्रैक्टिस करता है एज पर देयर विम एंड फैंसी, अपने इच्छाओं के हिसाब से, अपनी कल्पनाओं के हिसाब से, अपने तरीके से सब प्रैक्टिस करता है। एंड एवरीबॉडी क्लेम्स क्योर। हर बंदा प्रैक्टिस करता है और हर बंदा कहता है कि हमने क्योर किया है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि होम्योपैथी में कोई भी, होम्योपैथी एलोपैथी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी एवं एवं वो खानदानी दवा खाना रोड के किनारे, वो भी कहता है कि हम क्योर करते हैं। हो जाइएगा तो लाइन लगाया रहता है, एकदम सर्टिफिकेट लिखा रहता है कि बालम खीरा से तुम्हारा ठीक कर देंगे, पता नहीं कौन सा चूरन से ठीक कर देंगे।
सब एकदम सर्टिफिकेट लेके सर बैठे, हम क्योर करेंगे, हम क्योर करेंगे, हम क्योर करेंगे। कंफ्यूजन है भैया, क्योर क्या होगा। शाहरुख खान का फोटो भी लगा रहता है। अरे एकदम शाहरुख खान पाइल्स का इलाज कराए उनके यहाँ, देखो ये आए हैं, देखो लेके गए थे, हम उनको चूरन दिए थे। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि जब ठेला वाला भी क्योर कर दे रहा है, तो इतना उतना डिग्री लेके हम काहे बैठे हैं डिप्रेशन में। बढ़िया ठेले वाले के पास जाते हो, दुकान चला लेते, बगल में लिख दे शिव शिवालय जिम दवा खाना, जड़म बम बम जड़ी बूटी बम भोला जड़ी, सब नाम हमारे नाम पे रखते हैं। ज्यादा देखो गौरी शंकर गौरी ये, हम कहते बाबा रे बाबा, ये नामों खराब कर रहे हैं लोग। अगर ठेले में और टेंट में इलाज होता भाई, तो फिर क्या जरूरत है इलाज कराने का भाई। आप सोचो ना, हनीमैन साहब को एलोपैथी से सेटिस्फेक्शन मिल जाता तो होम्योपैथी क्या डालते भाई। तो एवरीबॉडी, देखो ये सवाल है, इस सवाल को रात भर मंथन करिएगा। क्या? एवरीबॉडी प्रैक्टिस एज पर देयर विम एंड फैंसी एंड एवरीबॉडी क्लेम। हम होम्योपैथिक के साथ भी देखिए, होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग सिंगल डोज, मल्टीपल डोज, पॉलीफार्मेसी। हम भी, हमारे में भी कुछ लोग हैं जो सिंगल देंगे तो भी हम भी सिंगल दे के क्योर करते हैं, कोई मल्टीपल दे रहा है वो भी क्योर करता है, कोई पॉलीफार्मेसी कर रहा है वो भी क्योर करता है, कोई पेटेंट देता है वो भी क्योर करता है। तो हर बंदा क्योर कर रहा है। बड़ा जाल है, भ्रम है, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स देखा होगा, भ्रम जाल है। देन बिगेस्ट क्वेश्चन कि बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज क्योर। आफ्टर गिविंग मेडिसिन to the patient, his symptom disappear. Does mean that patient cured? क्योर? आप बोलो, हमने दवाई दिया, सिम्टम गायब हो गया, इसका मतलब पेशेंट ठीक हो गया। अगर यही है तो हनीमैन साहब को पागल कुत्ता दौड़ाया थका कि एमबीबीएस एमडी करने के बाद बेचारे भीख मांगना पड़ा, उनको ट्रांसलेट करना पड़ा, उनके दर दर भटकना पड़ा। अगर यही क्योर था तो करते नहीं, क्यों होम्योपैथी खोजी भाई। कोई सवाल का जवाब देता नहीं है। सबको अपनी दुकान चलानी है, दुकान चलानी है, दुकान। ऐसे होगा नहीं कुछ, ब्लफ मास्टर बन जाएंगे आप। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज क्योर जस्ट रिमूवल ऑफ अ सिम्टम। अगर क्योर केवल सिम्टम हटाना ही है, इफ इट इज only a matter of removing symptom, only then symptom only बोला, it is only a matter of removing symptom only, then it can be removed by allopathy, by ayurveda, by unani too. Then why did Dr. Hahnemann establish the entire new therapeutic system? ये सवाल ना आपके जहन तक जाना चाहिए, ये सवाल आपके हृदय में उतरना चाहिए, अंदर तक एकदम घुस जाना चाहिए। आप रूल करोगे दुनिया पे एक दिन, देखना, चाहे आंखें रहे ना रहे, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया में हम ही रूल करने वाले हैं। कि जैसे 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 ये डेवलप करते जाएंगे, वैसे वैसे केवल एक साइंस जस्टिफाई होगी, और वो है होम्योपैथी। सवाल बड़ा है, क्यों? देन व्हाई डिड मास्टर हनीमैन establish an entire new therapeutic system? इतने तो मंद बुद्धि थे नहीं वो, थे क्या इतने मंद बुद्धि कि चार लोग एक 250-300 साल, 250-3,000 4,000 4,000 5,000 साल पुरानी साइंस चल रही है, उसके पैरेलल एक नई साइंस खड़ा कर दे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्योर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन homeopathic cure and other existing therapeutic system? क्यों मरीज शैलेश के पास आए, क्यों मरीज रेड्डी के पास आए, क्यों मरीज डॉक्टर रुचि मैम के पास आए, क्यों आए मरीज आपके पास भाई? कहीं नहीं वहां जाए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़ा बड़ा फीस, बड़ा बड़ा मशीन। सर
प्लीज अपने हृदय में झांकिएगा। आपके क्लिनिक पे आने से पहले वो बड़े बड़े अस्पताल झांक के आया है। दैट मीन्स आपसे वो क्योर मांगने आया है सर, सिम्टम हटवाने नहीं आया है। एब्सोल्युटली राइट। तो सिम्टम हटवाने नहीं आया है, और आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। तो फिर किस बात का बलिदान डॉक्टर हनीमैन का जो दिया उन्होंने, किस बात का सेक्रीफाइस उनका, किस बात के हमारे और स्टॉलवर्ट का सेक्रीफाइस। अगर आप भी वही कर रहे हो तो आत्मा में झांक के देखना, ये आपका काम नहीं है। तो हमारा काम क्या है, हम क्योर कैसे करते हैं, क्यों क्योर हमारा कैसे बाकी सिस्टम से अलग है, इसके लिए टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, सो सी यू। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनन। सैटरडे नाइट को क्लास नहीं होती है। होप यू एंजॉय द क्लास, आप लोगों ने मजा लिया होगा क्लास का। तो शनिवार की रात को क्लास नहीं होती है, सब क्लास सोमवार की रात को होगी। ऑर्गेनन की क्लास का टाइमिंग है मंडे इवनिंग टू फ्राइडे इवनिंग, राइट। और मटेरिया मेडिका का क्लास का टाइम है क्या है वो, ट्यूसडे ट्यूसडे मॉर्निंग। मॉर्निंग से सैटरडे मॉर्निंग। तो कल मटेरिया मेडिका की क्लास है, आप लोग सुबह कनेक्ट कर सकते हो। बट आज के लिए काफी है। आप सबको वापस से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। as much singer, that much rapid. डेफिनेटली सर। तो थैंक यू सो मच ऋचा मैम, रुचि मैम, कल्पना मैम, रेड्डी भाई, डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर मसूद, मुख्तार साहब, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार निर्मला मैम। नमस्ते सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मॉर्निंग, बाय बाय सर, बाय बाय मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टार्टिंग